देवता ये नहीं चाहते थे कि अमृत का कलश किसी भी तरह से असुरों के हाथ में लगे। कुंभ का आयोजन जितनी जमीन पर हो रहा है उसमें से 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर है। मंदिरों में दलितों को पुजारी क्यों नहीं बनाया जाता? और पृथ्वी लोक के 12 दिन यानी स्वर्ग लोक के 12 साल माने जाते हैं। अमृत कलश से कुछ बूंदे पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिर गई, जिसमें से हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज है। हिंदुस्तान में जब धर्म की बात हो और उसमें राजनीति न आए, या विशेष तौर पर जब हिंदू धर्म की बात हो और उसमें सेकुलर जमात को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं बात बाजार। बात बाजार में आज बात होगी महाकुंभ मेले की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये महाकुंभ मेला लगा है, जिसकी चर्चा देश विदेश में चारों तरफ हो रही है। ये एक ऐसा भव्य और दिव्य आयोजन है जिसमें 45 दिनों में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इतने बड़े स्तर पर हो रहा है, इसका इतिहास क्या है और इसे क्यों मनाते हैं? तो आइए इसे जानते हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा और देवराज इंद्र की भेंट हुई। महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को प्रसाद स्वरूप एक माला भेंट की, लेकिन देवराज इंद्र ने अभिमान में आकर उस माला का अपमान कर दिया। इसके चलते दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया, जिसके चलते इंद्र की सारी शक्तियां, उनका स्वर्गलोक का सारा वैभव समाप्त हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि दैत्यराज बलि ने इंद्र से युद्ध किया और उनसे स्वर्गलोक को जीत लिया। अब इस समस्या के समाधान के लिए इंद्र पहुंचे विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने इंद्र को यह सलाह दी कि आप लोग असुरों के साथ समझौता करके समुद्र मंथन कीजिए और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे पीकर आपकी शक्तियां वापस आ जाएंगी। ये प्रस्ताव लेकर इंद्र पहुंचे असुरों के पास यानी दैत्यराज बलि के पास, और दैत्यराज बलि ने अमृत की लालच में आकर इस समझौते पर अपनी सहमति जता दी। इसके बाद देवताओं और असुरों दोनों ने मिलकर एक साथ समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न निकले, जिसमें से एक अमृत भी था। अब सारे रत्नों का बंटवारा जो है वो बराबर बराबर असुरों में और देवताओं में हो गया, लेकिन अमृत का जो कलश था उसे लेकर दोनों में होड़ मच गई। दरअसल देवता ये नहीं चाहते थे कि अमृत का कलश किसी भी तरह से असुरों के हाथ में लगे, नहीं तो वो इसे पीकर अमर हो जाएंगे। इसी के चलते देवताओं और असुरों के बीच में अमृत कलश को लेकर झड़प हुई। ये झड़प करीब 12 दिन तक चली, जिसके चलते उस अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिर गई, जिसमें से हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज है। तभी से इन जगहों को पवित्र माना जाता है और यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब आइए जानते हैं कि कुंभ मेला कितने प्रकार का होता है। कुंभ मेला 4 तरह का होता है। एक होता है कुंभ मेला। कुंभ मेला हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में 12-12 साल पर लगता है। दूसरा होता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला केवल प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है, जो कि 6 साल में एक बार लगता है। तीसरा होता है पूर्ण कुंभ मेला। दरअसल जैसे 12 साल में उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में कुंभ मेला लगता है, वैसे ही 12 साल में प्रयागराज में भी कुंभ मेला लगता है, लेकिन प्रयागराज की विशेष मान्यता है, इसलिए इसे पूर्ण कुंभ का नाम दिया जाता है। पूर्ण कुंभ भी 12 साल में एक ही बार आता है। चौथा होता है महाकुंभ मेला, जो इस बार लग रहा है। जब 12 बार पूर्ण कुंभ मेला लग जाता है तो आता है महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला 144 साल में एक ही बार लगता है। दरअसल जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर झड़प चल रही थी, तो ये झड़प कुल 12 दिनों तक चली थी, और पृथ्वी लोक के 12 दिन यानी स्वर्ग लोक के 12 साल माने जाते हैं। इसलिए कुंभ मेला 12 साल में एक ही बार लगता है। लेकिन ये तो हुए धार्मिक कारण। इसके अलावा ग्रहों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कुंभ की तारीख तय करने में। जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह 12 साल में एक बार सूर्य के चक्कर पूरे करता है, इसलिए 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है। जब बृहस्पति वृश्चिक राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में होता है। सूर्य और बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब महाकुंभ नासिक में होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। ये सारी बातें हुई इतिहास की और धार्मिक मान्यताओं की। जरा एक नजर वर्तमान के कुंभ मेले पर भी डालते हैं। वर्तमान में जो कुंभ मेला लग रहा है, इसे महाकुंभ नाम दिया गया है, क्योंकि ये 144 साल में एक ही बार आता है। ये मेला 13 जनवरी को शुरू होगा और 26 फरवरी को इसका समापन होगा। इस कुंभ मेले में
कुल 6 अमृत स्नान होंगे, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है। पहला अमृत स्नान 13 जनवरी को होगा, दूसरा 14 जनवरी को, तीसरा 29 जनवरी, चौथा 3 फरवरी, पांचवा 12 फरवरी और छठवां अमृत स्नान 25 फरवरी को होगा। इस विशेष महाकुंभ के लिए सरकार ने विशेष तैयारियां भी की हैं। दरअसल अनुमान है कि इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे, तो तैयारी भी उसी बड़े स्तर पर की गई है। आइए उन तैयारियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले सरकार ने इस महाकुंभ मेले के लिए 6000 से ज्यादा करोड़ पैसे खर्च किए हैं। करीब 2.25 लाख टेंट बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं की रहने की व्यवस्था की गई है। 1.5 लाख से ज्यादा अस्थायी टॉयलेट्स बनाए गए हैं। 3500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन और 7000 से ज्यादा बसेस चलाई जा रही हैं। 30 अस्थायी पुल बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 3000 से ज्यादा AI पावर्ड कैमरे लगाए गए हैं। अब इतने बड़े स्तर पर इतना सब कुछ पैसा खर्च हो रहा है, इतना आयोजन हो रहा है, तो हमारे देश में जो सेकुलर जमात है उसके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि इतने सारे पैसे खर्च करके क्या होगा। तो आइए सेकुलर जमात को बताते हैं कि इतने सारे पैसे खर्च करके क्या होता है और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मैं बात करूं प्रयागराज में पिछले कुंभ की, जो कि एक अर्ध कुंभ था जो 2019 में लगा था, तो इस अर्ध कुंभ मेले में 1.2 लाख करोड़ का टोटल ट्रांजैक्शन हुआ था। और इस बार 2025 में जो ये महाकुंभ लग रहा है, इसमें अनुमान है कि 2 से 3 लाख करोड़ का टोटल ट्रांजैक्शन होगा, जिसमें 25,000 करोड़ से ज्यादा केवल टैक्स सरकार को जाएगा और इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 45,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। लेकिन ये तो बात हुई केवल प्रयागराज में महाकुंभ मेले की। इसके अलावा जो पर्यटक बाहर से आएंगे वो प्रयागराज में संगम में नहाने की बजाय और भी काशी विश्वनाथ या अयोध्या या मथुरा वृंदावन, इन जगहों पर भी जाएंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये सारी बातें हुई महाकुंभ मेले के धार्मिक पक्ष की और आर्थिक पक्ष की। लेकिन हिंदुस्तान में जब धर्म की बात हो और उसमें राजनीति न आए, या विशेष तौर पर जब हिंदू धर्म की बात हो और उसमें सेकुलर जमात को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आइए एक नजर डालते हैं कि इस महाकुंभ मेले से किसे तकलीफ हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के इकलौते सांसद हैं। इनका कहना है कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने जीवन में कोई पाप किया है। तो सबसे पहली बात, चंद्रशेखर जी के हिसाब से इन्होंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। दूसरी चीज, जरा ध्यान दीजिए, ये वही जमात के लोग हैं जो हर बात में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मंदिरों में दलितों को पुजारी क्यों नहीं बनाया जाता। और इस महाकुंभ में जब संगम में दलित हो या ब्राह्मण हो या किसी भी संप्रदाय का हो, वो सारे लोग संगम में स्नान करेंगे, तो इन लोगों को उसका भी विरोध करना है, यानी चित भी मेरा और पट भी मेरा। दूसरा जो एक विवाद है, एक जो बयान आया है, वो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से आया है। मौलाना साहब का कहना है कि महाकुंभ का आयोजन जितनी जमीन पर हो रहा है उसमें से 55 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर है। अब मौलाना साहब के इस बात पर योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया, जरा उसको सुनिए। मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया। अरे याद रखना, 1-1 इंच लैंड लेंगे। तीसरा जो विवाद है वो महाकुंभ मेले को लेकर काफी समय से चला रहा है। दरअसल बहुत से हिंदू साधु संतों ने ये मांग की है कि मुसलमानों का महाकुंभ मेले में प्रवेश वर्जित होना चाहिए और इन्हें वहां दुकान लगाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। अब इस मांग का बहुत से मौलानाओं ने, बहुत से सेकुलर पार्टीज ने कड़ा विरोध किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उसी जमात के लोग हैं जो बात बात पर ये कहते हैं कि क्या धार्मिक कार्य करने से, क्या मंदिर बना देने से या इस तरह का मेला आयोजित कर देने से किसी का पेट पलता है या किसी को रोजगार मिलता है। अब इसी जमात के लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी वहां पर दुकान लगाने दो ताकि हमारा भी पेट पल जाए। अब खैर ये सारी राजनीतिक बातें, कुछ बयान इस तरफ से आएंगे, कुछ बयान उस तरफ से आएंगे, ये सारी चीजें चलती रहेंगी और इसी तरह से संगम में आस्था की डुबकी लगती रहेगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपके साथ किसी ऐसे ही मुद्दे पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।